हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करने वाले हैं अपना चैप्टर फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, और इस चैप्टर का नाम है मेन मार्केट फॉर्म। क्या होता था कुछ साल पहले जब मैं थी अपने स्कूल में, या फिर अभी भी कुछ टाइम पहले तक, इस चैप्टर में हमें चार मार्केट फॉर्म्स पढ़नी होती थी। एक तो हमारा परफेक्ट कॉम्पिटिशन हो गया है ना, और दूसरा मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, ये सब हमें पढ़ना पड़ता था। लेकिन आप इतने लकी हो ना कि सिर्फ आपको परफेक्ट कंपटीशन पढ़ना है, और वो इतना इजी है, इतना इजी है, बस मैं तुम्हें क्या बताऊं। तो शुरू करते हैं अपने परफेक्ट कंपटीशन से। ओके, तो सबसे पहले छोटी मोटी बेसिक टर्म्स पढ़ लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या है। और मैं आपको लेटेस्ट सिलेबस यानी कि 2022-23 का जो सिलेबस है ना, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। तो उसकी आप चिंता मत करना कि ये टॉपिक है या नहीं है। तो जितना भी सिलेबस में वो मैं आपको करवाने वाली हूँ, और वो भी कम से कम टाइम में, फुल डिटेल में। सो वीडियो के साथ बने रहना। पढ़ने आए हैं तो एक बार वीडियो को पूरा देख लो और चैप्टर खत्म करो, ठीक है। सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर विदाउट एनी देरी। अब मुझे ये बताओ सारे के सारे की मार्केट क्या होती है। आप बोलोगे मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर बहुत सारी दुकानें लगी रहती हैं अलग अलग चीजों की, और रेस्टोरेंट वगैरह भी होते हैं, और वहां पर जो होते हैं खरीदने बेचने वाले होते हैं, है ना। हमें कोई चीज खरीदनी होती है तो हम मार्केट चले जाते हैं, वहां से चीज खरीद लाते हैं। और वहीं पे बेचने वाले होते हैं जो अलग अलग चीजें हमें बेचते हैं, जिससे कि हमारी डेली वांट्स जो है वो सेटिस्फाई होती है। तो ये मार्केट एक जगह एक टाइप है ना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, मार्केट एक रीजन है। यहाँ पर देखो, मार्केट एक रीजन है जहाँ पर बायर और सेलर्स जो है एक कम्युनिटी के लिए एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट बनाते हैं, और वहां पे फिर परचेज और सेल होती है उस कम्युनिटी की, मतलब कि खरीदना और बेचना होता है, ठीक है। अब एलिमेंट्स ऑफ मार्केट पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो मार्केट जो है वो एरिया से बनता है। मार्केट जो है एक जगह नहीं है, बल्कि पूरा एक एरिया होता है, समझ रहे हो। वहां पर बायर्स और सेलर्स होते हैं उस एरिया में, और वो कम्युनिटी खरीदने आए होते हैं, और बायर एंड सेलर का एकदम क्लोज कॉन्टैक्ट होता है, जहाँ पर ट्रांजेक्शन्स भी होती है, मतलब पैसे का लेन देन भी होता है, और खरीदने और बेचने की वो जगह होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज बायर्स एंड सेलर। तो मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर बायर होता है। बायर मतलब खरीदने वाले, जो कि चीजों को खरीदते हैं, गुड्स को परचेज करते हैं, और अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करते हैं, ठीक है। मतलब कि बहुत ज्यादा अपनी जो उनकी नीड्स है वो सेटिस्फाई करते हैं। और सेलर्स वो लोग होते हैं जो कि अपने गुड्स एंड सर्विसेज को बेचते हैं, ताकि उनका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो जाए, है ना। और ये बायर एंड सेलर दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कंपोनेंट है मार्केट के, ठीक है। दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहते हैं। और कांटेक्ट का ये मतलब नहीं है कि फिजिकल प्रेजेंस हो, क्या पता ऑनलाइन भी हो, कम्युनिकेट करके भी ऑर्डर दिए जा सकते हैं, समझ रहे हो। तो बायर एंड सेलर भी एलिमेंट है मार्केट का। कम्युनिटी क्या होती है? कम्युनिटी एक ऐसी चीज होती है जिसको बायर खरीदना चाहता है और सेलर बेचना चाहता है, और कम्युनिटी की वजह से ही बायर एंड सेलर के बीच में कॉन्टैक्ट होता है। और कंपटीशन, हर मार्केट में मार्केट को एग्जिस्ट करने के लिए कंपटीशन जरूर होता है बायर्स एंड सेलर्स के बीच में, नहीं तो एक ही चीज के अलग अलग प्राइस चार्ज होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो कंपटीशन बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में होना, है ना। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपके दो टाइप के मार्केट होते हैं, एक परफेक्ट कंपटीशन और एक इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन में हमें पढ़ना होता था मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली। लेकिन अब आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन है, तो हम सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन ही पढ़ने वाले हैं। हालांकि मेरे पास नोट्स पूरे ही चैप्टर के फुल फ्लेज, लेकिन जब आप टेलीग्राम पे से ये नोट्स लोगे तब आपको सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन तक का करना है। मैं जितना भी पढ़ाऊंगी सिर्फ उतना करना है, आगे के नोट्स जो है वो पढ़ने की आपको जरूरत ही नहीं, ठीक है। समझ में आ गया? ओके। सो परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी मार्केट की सिचुएशन होती है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि ये एक ऐसी मार्केट की सिचुएशन होती है जहां पर बहुत सारे बायर्स होते हैं, बहुत सारे सेलर्स होते हैं, और वो सिर्फ एक टाइप का प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं, में शेप साइज में एक ही टाइप का प्रोडक्ट वो बेच रहे होते हैं, है ना। और फिक्स्ड प्राइस बाय द मार्केट, जो मार्केट में फिक्स्ड प्राइस चल रहा होता है ना, वो प्रोडक्ट सिर्फ उतने प्राइस में बिकता है, ठीक है। तो ये होती है परफेक्ट कॉम्पिटिशन। असलियत में परफेक्ट कंपटीशन कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब रियलिटी में परफेक्ट कंपटीशन नहीं होता। सेलर्स जो होते हैं वो होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल करते हैं, ऐसा प्रोडक्ट जो कि शेप में, साइज में,
एक जैसा हो, कलर में एक जैसा हो, और एक प्राइस होता है, ठीक है, और वो जो प्राइस है वो इंडस्ट्रीज मतलब ग्रुप ऑफ फैक्ट्री सेट कर लेती है ना। अब फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन भी हमारे सिलेबस में है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्या होता है, इसमें बहुत सारे फीचर्स जो है ना उन सब की इम्प्लीकेशन होती है। ये देखो, जब मैं पढ़ा करती ना तो मैं ऊपर ऐसे लिख लेती थी कि इम्प्लीकेशन का क्या मतलब होता है। इम्प्लीकेशन होता है द इफेक्ट दैट समथिंग विल हैव ऑन समथिंग एल्स इन फ्यूचर, कि मतलब एक चीज का जो असर है वो दूसरी चीज पे पड़ेगा फ्यूचर पे, तो वो इम्प्लीकेशन होती है। तो यहाँ पर मैं जितने भी फीचर्स आपको पढ़ाऊंगी ना, मतलब 3-4 फीचर्स यहाँ पर ऐसे है परफेक्ट कंपटीशन में जिनकी इम्प्लीकेशन भी साथ साथ है। तो ये जो चीज इम्प्लीकेशन शब्द है ना वो आपको याद करके ही करके जाने, क्योंकि ये आपके पेपर में आने वाली है। तो यहाँ पर मेरी भी टीचर ने लिखा हुआ है कि वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आपको याद करना है, ठीक है। अब सबसे पहला फीचर क्या है परफेक्ट कंपटीशन का, कि इनफाइनाइटली लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है। मतलब तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारे बायर्स भी होते हैं और सेलर्स भी होते हैं ना, मतलब ये लगा लो सैकड़ों होते हैं, समझ में आया। तो यहाँ पर अब इसकी इम्प्लीकेशन देखो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपसे पूछा भी जाएगा कि व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ इनफाइनाइटली लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर इन परफेक्ट कंपटीशन। तो ये आपको पूरा पैराग्राफ लिखना पड़ेगा जो कि मैं अभी आपको समझा रही हूँ। तो जैसा कि परफेक्ट कंपटीशन में नंबर ऑफ सेलर्स इतने ज्यादा होते हैं कि अगर उन सैकड़ों सेलर्स में से कोई एक सेलर चाहेगा कि मेरा जो प्राइस है चीजों का वो ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इतने सारे सेलर्स में से अगर कोई एक जना ये चीज चाहेगा तो ऑब्वियसली वो पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक सेलर का जो शेयर है इतने सारे सेलर्स में से बहुत कम है, इनसिग्निफिकेंट है। सो अगर इंडिविजुअल सेलर चाहता है कि प्राइस थोड़ा मॉडरेट हो और इन मार्केट प्राइस इन्फ्लुएंस हो, तब वो नहीं हो पाएगा। सिमिलरली अब जैसे बहुत सारे सेलर्स हैं परफेक्ट कंपटीशन में, ऐसे ही बहुत सारे बायर्स भी हैं, समझ रहे हो। तो अगर एक सिंगल बायर चाहेगा कि वो मार्केट प्राइस को थोड़ा चेंज करवाए, थोड़ा कम करवाए, तो ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारे बायर्स हैं। अगर उन बहुत सारे बायर्स में से कोई एक बायर चाहेगा कि मार्केट प्राइस थोड़ा बढ़ जाए या कम हो जाए, तो ऑब्वियसली वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक बायर का इतने सारे बायर्स में से शेयर जो है बहुत कम है, बहुत इनसिग्निफिकेंट है। तो ऑब्वियसली अगर मेजॉरिटी होती है बायर्स एंड सेलर्स की, अगर वो मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस करना चाहे तब कुछ हो पाएगा, लेकिन अगर सिंगल सेलर है, सिंगल बायर है, तो ऑब्वियसली मार्केट प्राइस जो है वो चेंज नहीं हो पाएगा। प्राइस ऑफ कमोडिटीज डिटरमाइंड बाय द मार्केट। तो क्या होता है, जो प्राइस होता है किसी भी कमोडिटी का, किसी भी प्रोडक्ट का परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, वो इंडस्ट्री जो है वो बताती है। मतलब मार्केट की जो डिमांड है, सप्लाई है, उनको एनालाइज करके इंडस्ट्री जो है वो निकालती है कि ये जो प्रोडक्ट है वो इतने रुपए का बिकेगा, ना इससे ज्यादा होना चाहिए ना इससे कम होना चाहिए, और मार्केट को वही जो प्राइस है वो एक्सेप्ट करना होता है, ठीक है। अगर मान लो मार्केट जो सेलर्स हैं वो कम मार्केट प्राइस को एक्सेप्ट ना करके ज्यादा कर लेते हैं, कम कर लेते हैं, तो उसका भी एक इम्प्लीकेशन अभी मैं आगे बताऊंगी क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जो प्राइस है कमोडिटी का वो मार्केट के थ्रू, जो मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है वो फिक्स किया जाता है इंडस्ट्री के द्वारा, जो कमोडिटी का प्राइस है, और उसी को मार्केट जो है एक्सेप्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे अगले फीचर की, जिसको हम बोलते हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट। क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन में जो प्रोडक्ट बिकता है ना वो बिल्कुल वो सारे के सारे प्रोडक्ट आइडेंटिकल होते हैं, बिल्कुल ही, ठीक है। आइडेंटिकल मतलब साइज में, शेप में, क्वालिटी में, कलर में, हर चीज में वो जो है आइडेंटिकल रहते हैं। इसलिए जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक दूसरे की तरह सब्सटीट्यूट हो सकते हैं। मतलब मैं चाहूँ तो किसी भी शॉप पे जाके किसी भी सेलर से वो चीज खरीद सकती हूँ, क्योंकि सारी दुकानों पे सेम ही प्रोडक्ट है, सेम ही शेप के, सेम ही साइज के, सेम ही क्वालिटी और कलर के हैं, ठीक है। सो कोई भी प्रेफरेंस नहीं है कि एक कस्टमर के पास कि वो किसी एक ही सेलर से जाके खरीदे, किसी भी सेलर से वो खरीद सकता है। आफ्टर ऑल सारी जगह सेम ही चीज मिल रही है। इम्प्लीकेशन क्या है इस चीज की, तो बायर्स जो है वो प्रोडक्ट्स को आइडेंटिकल ट्रीट करते हैं, है ना। अब इसका क्या मतलब होता है कि बायर्स जो है वो सेम प्राइस, अब बायर को तो अच्छे से पता ही है कि मतलब वो जो प्रोडक्ट है वो कितने का बिक रहा है, तो बायर्स जो है हर प्रोडक्ट के लिए सेम प्राइस पे करने के लिए विलिंग होते हैं, ठीक है, क्योंकि सारी फर्म्स पे वो एक ही प्राइस चल रहा होता है, और कोई भी इंडिविजुअल फर्म इस पोजीशन में नहीं होती कि वो हायर प्राइस चार्ज कर ले अपने प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि सबको पता है कि मार्केट में क्या रेट चल रहा है उस चीज का। तो ये इसकी इम्प्लीकेशन थी होमोजीनियस प्रोडक्ट की। अगला फीचर क्या है, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, की हर सेलर
एवरी सेलर, हर सेलर के पास ये फ्रीडम होती है, ये आज़ादी होती है कि वो इस इंडस्ट्री में एंटर कर सकता है, एग्जिट कर सकता है, जब उसका मन चाहे एंटर करे, जब उसका मन चाहे एग्जिट करे। कोई भी आर्टिफिशियल या फिर नेचुरल बैरियर नहीं है कि कोई न्यू फर्म की एंट्री नहीं हो सकती, कोई न्यू फर्म की एग्जिट नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है, सबके पास फ्रीडम है ना। अब वो उसको चूज करना है, मतलब एक फर्म को, कि उसे आना है या फिर नहीं आना है मार्केट में। इसकी क्या इम्प्लीकेशन होती है, अब ये वाली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखो लिखा भी हुआ है वेरी इंपॉर्टेंट। तो इट एंश्योर्स एब्सेंस ऑफ एबनॉर्मल प्रॉफिट। अभी मैं आपको पहले एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल प्रॉफिट बता देती हूँ क्या होता है। यहाँ पर होगा, एक सेकंड, ये देखो, ये वाला देखो क्या होता है। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होते हैं, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट इज अ सिचुएशन ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस, ना तो ज्यादा प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। इतना होता है कि जितना भी प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट लगी है उतना ही हमारे पास पैसा आ जाए। मान लो ये पेंसिल बनाने में मेरे को 10 रुपए लगे, तो ये बिकी भी 10 रुपए की, ना तो मेरे को प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, तो ये होता है नॉर्मल प्रॉफिट। अब यहाँ पे पढ़ भी लो। इट रेफर्स टू मिनिमम प्रॉफिट विच आर नीडेड टू कैरी आउट द बिजनेस। ये बहुत मिनिमम प्रॉफिट होता है जिसकी वजह से एक बिजनेस चल रहा होता है। और टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट जो है एक फर्म की, उसमें नॉर्मल प्रॉफिट भी होते हैं। ठीक है, इतना समझ में है। और एबनॉर्मल प्रॉफिट देखो, एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या होती है कि मतलब हमें जितनी हमारी लागत लगी है, जितनी हमारी कॉस्ट लगी है, उससे ज़्यादा हमें पैसे मिल जाए। मान लो 10 रुपए इसको बनाने में लग रहे हैं, मुझे इसके 15 रुपए मिल जाए या 12 रुपए मिल जाए, सो होता है एबनॉर्मल प्रॉफिट। और एबनॉर्मल लॉस कौन सी होती है कि जितना मेरे को बनाने में लगा है उससे कम की ये बिक रही है, 10 रुपए बनाने में लगे हैं, 8 रुपए की ये बिक रही है, तो वो लॉस होता है। समझ में है? तो ये चीज होती है। अब वो इम्प्लीकेशन पे चलते हैं हम, ये वाली पे। तो यहाँ पर जैसे फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट की क्या इम्प्लीकेशन है कि इट एंश्योर्स एब्सेंस ऑफ एबनॉर्मल प्रॉफिट, की जो एबनॉर्मल प्रॉफिट होते हैं ना, उनका तो एब्सेंस हो जाता है, मतलब वो गायब हो जाते हैं। और एब्सेंस एबनॉर्मल लॉस जो है उसका भी एब्सेंस हो जाता है लॉन्ग रन में। अब क्या होता है, एक फर्म जो है वो सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाएगी लॉन्ग रन में। समझ रहे हो कि लंबे समय में, अगर हम लंबे समय को देखें तो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट कमाएगी। बट शॉर्ट रन में फर्म जो है एबनॉर्मल प्रॉफिट या फिर एबनॉर्मल लॉस कमा सकती है। अभी के लिए इस पैराग्राफ में ये ध्यान रखो कि शॉर्ट रन में एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉस कमाए जा सकते हैं, और लॉन्ग रन में सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट कमाए जा सकते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब ये आपको समझ नहीं आ रहा हो कि ये कैसे कैसे मैं बोल रही हूँ, बट अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, यहाँ पर समझ में आएगा। क्या होगा कि दूसरों को लग रहा होगा जो बिजनेस करना चाहते हैं कि अरे वाह, इस इंडस्ट्री में तो बहुत पैसा है, यहाँ पर तो हमें प्रॉफिट हो सकता है। तो प्रॉफिट से अट्रैक्ट होके नई नई फर्म जो है इंडस्ट्री में एंटर करना स्टार्ट करती है ना। वो इंडस्ट्री में एंटर करते हैं तो क्या होता है, अब वो भी अपना प्रोडक्ट लाएंगी, वो भी अपने सामान लाएंगी, वही होमोजीनियस वाले, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन चल रहा है। तो अब इतनी सारी दुकानें आ गई, इतने सारे प्रोडक्ट आ गए, तो सप्लाई तो ज़्यादा हो गई है ना। अब जब मार्केट सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है, जब इतनी सारी चीज़ें, वो भी सेम चीज़ें मार्केट में आ जाती है, तो ऑब्वियसली उन चीज़ों का प्राइस जो है वो कम हो जाता है। समझ रहे हो? तो प्राइस कम हो जाता है, सप्लाई ज़्यादा हो जाती है। अब नई फर्म्स आती जाएंगी प्रॉफिट से अट्रैक्ट हो के, और जितनी ज़्यादा फर्म्स आएंगी उसी सेम चीज़ की, तो प्राइस जो है वो फॉल होता चला जाएगा। कब तक? जब तक आपके जो एबनॉर्मल प्रॉफिट होते हैं वो जीरो नहीं हो जाते, है ना। टिल इकोनॉमिक प्रॉफिट या फिर एबनॉर्मल प्रॉफिट जो है वो जीरो नहीं हो जाते। अब क्या होता है कि जैसे अब सप्लाई इतनी ज़्यादा हो गई, प्राइस इतने कम हो गए, मान लो तो पहले 10 रुपए था रेट, अब सप्लाई ज़्यादा होगी तो 8 रुपए करना पड़ा, तो अब क्या हो गया, लॉस होने लग गया, है ना। लॉस होने लग गया, एबनॉर्मल लॉसेज होने लग गए, तो फर्म्स ने क्या करा कि नहीं भाई, यहाँ पर पैसा नहीं है, एग्जिट होना स्टार्ट हो जाओ। तो फर्म्स जो है वो लीव करना स्टार्ट कर देती हैं, और इंडस्ट्री का जो आउटपुट है, फिर इंडस्ट्री की जो सप्लाई है वो नीचे चली जाती है। अब सप्लाई ही कम हो गई उस चीज़ की, तो वो चीज़ की प्राइस जो है वो ज़्यादा ऊपर जाएगी, क्योंकि सप्लाई कम हो गई, अब एक प्रोडक्ट कम है तो ऑब्वियसली वो हाई रेट पे बिकेगा, है ना। जैसे मान लो इस चीज़ का, इस पेंसिल का लिमिटेड स्टॉक है, तो ऑब्वियसली ज़्यादा में बिकेगा। समझ रहे हो? तो अब जिस भी चीज़ की सप्लाई कम हो गई, क्योंकि इतनी सारी फैक्ट्रीज जाए जा रही है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि लॉस है, तो सप्लाई कम होगी तो प्राइस ज़्यादा बढ़ गया उस चीज़ का। और अब क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट होने लग जाता है, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन हो जाती है। तो only zero economic profit in the long run is the basic outcome of perfectly competitive market। कि perfectly competitive market में अगर हम long term की देखें तो तब उस केस में जो इकोनॉमिक प्रॉफिट होते हैं ना वो जीरो हो जाते हैं। ओनली जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन। ठीक है, सो यहाँ पर इकोनॉमिक प्रॉफिट का क्या मतलब होता है, एबनॉर्मल
प्रॉफिट, समझ रहे हो? तो इसलिए कह रहे हैं कि लॉन्ग रन में सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होगा, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन होगी। अब यहीं पर ये ही जो सारी मैंने आपको कथा बताई है, ये सारी अब एक फ्लो चार्ट के रूप में बताई हुई है, जिससे कि आपको पढ़ने में थोड़ी आसानी होगी कि एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है पहले, फिर नई नई फर्म्स आने लग जाती है, मार्केट सप्लाई बढ़ जाती है, फिर प्राइस कम हो जाता है, एबनॉर्मल लॉसेस होने लग जाते हैं और फर्म्स लीव करना स्टार्ट कर देती है, मार्केट सप्लाई कम हो जाती है, प्राइस ज़्यादा हो जाता है और फिर नॉर्मल प्रॉफिट होने लग जाता है। तो मतलब नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो आउटकम है लॉन्ग रन में। समझ में आ गया? इजी है वैसे तो, इतना मुश्किल नहीं है। अब एक और मेन इंपॉर्टेंट फीचर है, वो है परफेक्ट नॉलेज अमंग बायर्स एंड सेलर्स की। मतलब परफेक्ट कंपटीशन में हर एक बायर को और हर एक सेलर को पूरी पूरी नॉलेज है, समझ रहे हो? इट मीन्स दैट बोथ बायर्स एंड सेलर्स आर फुली इन्फॉर्म्ड अबाउट दी मार्केट प्राइस की, क्या मार्केट प्राइस चल रहा है उस पर्टिकुलर चीज का, समझ रहे हो? अब इसकी इम्प्लीकेशन क्या है? नो फर्म इज इन पोजिशन टू चार्ज अ डिफरेंट प्राइस की। मतलब जैसे मैंने आपको बताया है कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में इंडस्ट्री जो है वो तय करती है कि कितना प्राइस जो है वो इस प्रोडक्ट का होगा, तो उसी हिसाब से सारी मार्केट की फर्म्स को मानना पड़ता है वो प्राइस। और फर्म इस पोजीशन में नहीं है कि वो डिफरेंट प्राइस चार्ज कर ले, क्योंकि सारे बायर्स एंड सेलर को पता है कि प्राइस क्या चल रहा है, समझ रहे हो? तो कोई भी बायर, अगर कोई मान लो हाई प्राइस में कोई बेच भी रहा होगा, तो कोई बायर खरीदेगा नहीं, क्योंकि बायर को पता है कि कितने रुपए का चल रहा है ना। सो इसलिए पूरी मार्केट में यूनिफॉर्म प्राइस चल रहा है। अब यहाँ पर इसी की इम्प्लीकेशन है कि परफेक्ट नॉलेज अमंग बायर, तो इस चीज को हम प्रोडक्ट मार्केट भी कहते हैं। प्रोडक्ट मार्केट में क्या होता है कि अगर परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी फर्म हाई प्राइस चार्ज करने की कोशिश भी करती है, तो वो वहां पर फेल हो जाएगी, क्योंकि बायर जो है पे ही नहीं करेगा उस दुकान वाले को, वो किसी दूसरे से खरीद लेगा। तो इसलिए कोई फायदा नहीं है बढ़ाने का, क्योंकि बायर्स को अच्छे से पता है। और परफेक्ट नॉलेज अमंग सेलर्स, यहाँ पर ये इनपुट मार्केट की बात हो रही है इस चीज में, कि एक बायर को अच्छे से पता है उस चीज को बनाने में कितनी लागत लगी है, कितनी टेक्नोलॉजी लगी है, कितने इनपुट लगे हैं और कितने रुपए में वो बन रही है। अगर वो चाहता है कि उसे थोड़ा सा एडवांटेज हो जाए, थोड़े एबनॉर्मल प्रॉफिट हो जाए, तो हो नहीं सकता, क्योंकि उसे सब कुछ पता ही है ऑलरेडी, उसको परफेक्ट नॉलेज है कि कितना कॉस्ट स्ट्रक्चर उसका लगता है, ठीक है? अब अगला फीचर है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब यहाँ पर क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं कि मतलब किसी भी चीज की प्रोडक्शन में, किसी भी चीज को बनाने में बहुत सारे फैक्टर्स लगते हैं। कैसे कैसे? जैसे कि लैंड लगती है, लेबर लगता है, कैपिटल लगता है, एंटरप्रेन्योरशिप होती है ना। तो क्या होता है परफेक्ट कंपटीशन में, ये जो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप है, जिसको हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, ये आराम से घूमते रहते हैं पूरे मार्केट में और इनकी कोई भी कॉस्ट लगती नहीं है ना। तो कोई भी ऑक्यूपेशनल या फिर ज्योग्राफिकल कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है इन फैक्टर्स की मूवमेंट के ऊपर, सब के सब आराम से मूव करते रहते हैं, ठीक है? मतलब अगर किसी को लैंड चाहिए तो वो भी आराम से मिल जाती है, लेबर चाहिए तो वो भी आराम से मिल जाते हैं, कोई अड़चन नहीं आती इस तरीके से। एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जो परफेक्ट कंपटीशन होता है उसमें यूनिफॉर्म प्राइस होता है, एक ही प्राइस होता है हर एक प्रोडक्ट का। तो यहाँ पर हम ये एज्यूम करते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो जीरो होती है। एक प्रोड्यूसर कहीं पे भी किसी भी जगह अपने प्रोडक्ट को बेच सकता है और एक बायर कहीं भी किसी भी जगह से उस चीज को खरीद सकता है। समझ में आ गया? तो ये चीज है। एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट क्या होती है? एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। अब कोई भी नया प्रोडक्ट आता है हमारी मार्केट में, रियलिटी में, तो उसकी एडवर्टाइजमेंट आती है, जिससे कि हम लोगों को पता चले कि अच्छा मार्केट में ऐसा नया प्रोडक्ट आया है ना। सो क्या होता है, अब परफेक्ट कंपटीशन में सारी की सारी चीजें जो है आइडेंटिकल होती हैं, होमोजीनियस होती हैं, है ना। तो सबको पता ही होता है कि मार्केट में क्या चीज बिक रही है, समझ रहे हो? तो ऑब्वियसली उस चीज के ऐड करवाने की क्या जरूरत है, तो इसलिए हम ये मानते हैं कि कोई भी सेलिंग कॉस्ट नहीं होती। ओके, अब आगे देखते हैं ये वाला चीज, ठीक है? यहाँ पर क्या होता है, व्हेन न्यू फर्म्स एंटर दी मार्केट, जब नई फर्म, ये पॉइंट नंबर 3 का है, ठीक है? जब नई फर्म मार्केट में एंटर करती हैं, तो ये देखो, ये डिमांड कर्व है और ये सप्लाई कर्व है, और जिस जगह ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ई यहाँ पर लिखा हुआ है ना। तो जब नई नई मार्केट में फर्म्स बहुत सारी एंटर करती हैं, तो यहाँ पर सप्लाई जो है वो बढ़ जाती है ना। सप्लाई जो है वो पहले यहाँ से यहाँ पर आ जाती है, और जैसे ही सप्लाई बढ़ जाती है, तो देखो सप्लाई पहले यहाँ थी, अब यहाँ पे आ गई, तो ये जो प्राइस पहले यहाँ था वो अब यहाँ पर आ गया, क्योंकि इस जगह पर नया जो सप्लाई कर्व है और डिमांड कर्व है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इस जगह पर प्राइस जो है वो P से P1 पे आ गया, तो वही सप्लाई जब बढ़ जाती है तो प्राइस जो है वो कम हो जाता है। और जब फर्म्स लीव करना स्टार्ट कर देती है मार्केट को, तो क्या होता है, सप्लाई जो है वो घट जाती है
है ना। सप्लाई घटने के बाद अब ये जो सप्लाई कर्व है नए वाला, वो इस जगह पर कर रहा है इंटरसेक्ट डिमांड कर्व को, तो यहाँ पर प्राइस जो है वो P से P2 हो गया है ना। तो यहाँ पर जब सप्लाई कम हो जाती है तो प्राइस बढ़ जाता है और फिर प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाता है, समझ गए। तो ये एक्सप्लेनेशन थी पॉइंट नंबर 3 की जो मैंने आपको बताई थी। ओके, अब आगे देखते हैं परफेक्ट कंपटीशन एंड प्योर कंपटीशन कौन सा होता है। प्योर कंपटीशन में बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है और फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट होता है। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में प्योर कंपटीशन के सारे चीज तो होती ही होती हैं, साथ में परफेक्ट नॉलेज अमंग बायर्स एंड सेलर होती है, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होती है, एब्सेंस ऑफ एबनॉर्मल कॉस्ट होती है, एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट भी होती है। तो ये होता है परफेक्ट कंपटीशन। अब आगे देखो, एक चीज और पढ़नी है हमें, ये भी चीज इंपॉर्टेंट है कि बताओ परफेक्ट कंपटीशन में एक जो फर्म होती है वो प्राइस टेकर क्यों होती है। प्राइस टेकर क्या होता है कि मतलब एक फर्म को मानना होता है जो इंडस्ट्री ने प्राइस तय कर लिया, अब वो क्यों मानना होता है वो देखो। परफेक्ट कंपटीशन में जितनी भी नंबर ऑफ फर्म्स होती है वो होमोजेनियस प्रोडक्ट बनाती हैं लार्ज स्केल पे, है ना। तो फर्म जो है एक सिंगल फर्म अपना खुद का प्राइस नहीं रख सकती as market supply remained unaffected as a share of individual firm is negligible in the market। कि अगर कोई इतनी सारी फर्म्स है मार्केट में, सबके सब सेम प्राइस मान रहे हैं, तो एक फर्म का जो प्राइस अगर वो ज्यादा रखना भी चाहे तो वो मान्यता नहीं होगा, क्योंकि बायर जो वो दूसरी पैसे खरीद लेंगे, ऑब्वियस सी बात है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि ये देखो, ये एक डिमांड एंड सप्लाई का कर्व बना है, यहाँ पर इंटरसेक्ट हुआ इक्विलिब्रियम, ये इंडस्ट्री तय करती है अभी के लिए, और यहाँ पर प्राइस इन्होंने तय कर लिया कि प्राइस ये होगा इस प्रोडक्ट का, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इस साइड भी एक डिमांड एंड सप्लाई का कर्व बनाया, यहाँ पर ये फर्म का कर्व है, और ये वाला जो लेवल है प्राइस का जो कि इंडस्ट्री ने तय किया है, यही वाला जो प्राइस लेवल है वो इस फर्म को भेज दिया होता है, और इस फर्म में जो AR होता है, AR मतलब प्राइस, और जो मार्जिनल रेवेन्यू होता है मतलब एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट होता है वो सब सेम हो जाता है। मतलब इसी प्राइस पे यही जो प्राइस है वो उनकी लागत होगी, और यही जो प्राइस है वो फर्म का भी प्राइस होगा, और यही फर्म का एक नॉर्मल प्रॉफिट होगा। सो वट एवर इट इज डिसाइडेड बाय इंडस्ट्री, इंडस्ट्री ने जो भी प्राइस तय किया है वो फर्म जो है एक्सेप्ट कर लेती है। सो दैट इज इंडस्ट्री जो प्राइस मेकर होती है वो तय करते हैं कि प्राइस कितना होगा, और फर्म जो प्राइस टेकर होती है कि अच्छा इंडस्ट्री ने ये तय किया है प्राइस, तो हम यही अपनाएंगे, इस तरीके से। सो फर्म का कोई भी रोल नहीं होता प्राइस डिटर्मिनेशन में। इट कैन नीदर, वो फर्म जो है उसका क्यों रोल नहीं रहता, क्योंकि ना तो सप्लाई पे कंट्रोल कर सकती, ना वो डिमांड पे कंट्रोल कर सकती। सो फर्म जो है इंडस्ट्री का जो प्राइस है उसको एक्सेप्ट कर लेती है, और वेदर मार्केट डिमांड कर्व इंटरसेक्ट मार्केट सप्लाई कर्व, दस फर्म इज अ प्राइस टेकर, इसलिए फर्म जो है वो प्राइस टेकर होती है और इंडस्ट्री जो है वो प्राइस मेकर होती है, ठीक है। सो दस जो फर्म का प्राइस होता है यानी कि AR कर्व होता है, और जो फर्म के प्रॉफिट वाला कर्व होता है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है ये वाला कर्व, है ना। और डिमांड कर्व जो होता है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है, परफेक्टली इलास्टिक इन द सेंस कि कितना ही खरीद सकता है कोई भी चीज, है ना। एंड AR जो है वो इक्वल होता है MR के, AR मतलब प्राइस और MR मतलब प्रॉफिट, ठीक है। प्राइस रिमेन कांस्टेंट, और प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहता है। समझ में आ गई इतनी बात? ओके। अब यहाँ पर ये चीज बताई जा रही है, इसके कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि वाई अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन, क्यों कि एक फर्म जो है परफेक्ट कंपटीशन में क्यों प्राइस टेकर है, प्राइस मेकर क्यों नहीं है, परफेक्ट कंपटीशन में AR MR के बराबर क्यों है, और एक फर्म का डिमांड कर्व परफेक्टली इलास्टिक क्यों है। तो ये तीनों क्वेश्चन का मतलब सेम ही है। इसमें आप क्या दे सकते हो कि क्यों फर्म जो है परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस टेकर क्यों है, क्योंकि एक तो होमोजेनियस प्रोडक्ट बनाती है ना, होमोजेनियस प्रोडक्ट बनाती है। तो अब यहाँ पर अगर वो अपनी तरफ से हाई प्राइस रखने लग जाएगा कोई भी एक फर्म, तो वो इससे खरीदेगा नहीं, है ना, दूसरे से खरीद लेगा, तो इसलिए वो प्राइस हाई रखने का कोई मतलब ही नहीं है। नंबर ऑफ फर्म्स इतनी ज्यादा है कि अगर कोई इंडिविजुअल फर्म हाई प्राइस रखना चाहेगी तो ऑब्वियसली कोई फायदा नहीं है उस चीज का, मार्केट प्राइस चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन अनफॉर्म यूनिफॉर्म। और लॉस, अगर लोअर प्राइस, अगर कोई फर्म ये चाहती है कि मैं जो है इंडस्ट्री ने अगर 10 रुपए सेट किया मैं 9 रुपए का बेचूंगा ताकि मेरी ज्यादा बिक्री हो जाए, तो उसे ऑब्वियसली लॉस होगा परफेक्ट कॉम्पिटिशन में। तो कोई फायदा नहीं है ज्यादा प्राइस रखने का ना कम प्राइस रखने का, इसलिए बेटर यही है कि जो इंडस्ट्री प्राइस बताती है अपने जमा गुना
करके कि यही प्राइस होने वाला है, तो आप यही उसको यही मानना पड़ेगा फर्म को, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो परफेक्ट कंपटीशन है वो खत्म होता है, मोनोपोली यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, जो कि हमें पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से परफेक्ट कंपटीशन का हमने सारा पढ़ लिया, और आई गेस बहुत ईजी सा था, इसमें इतना कुछ खास है नहीं। और सो आई होप आपको मेरा पढ़ाने का तरीका एंड वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप फ्री फंड में टेलीग्राम पर से डाउनलोड कर सकते हो, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो। एंड इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।